Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying legal and constitutional history of India. And next question is, discuss the work of Lord Cornwallis in the administration of justice. Lord Cornwallis का क्या क्या रिफॉर्म जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में किए, तो हमारी इंडियन हिस्ट्री में जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लॉर्ड कॉर्नवालिस का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। बड़ी सारी चेंजेस उन्होंने की थी। आफ्टर द वॉरेन हेस्टिंग वो नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और जब वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने एक रिफॉर्म जो है वहाँ पे लाया, और वही रिफॉर्म जो है आप यहाँ पे देखेंगे। हम बेसिकली जो है जुडिशल रिफॉर्म जो किए गए हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, इन द ईयर 1786 वॉरेन हेस्टिंग वाज सक्सीडेड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आफ्टर द वॉरेन हेस्टिंग का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपने देखा, अदालत सिस्टम इंडिया में इस्टेब्लिश किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आए तो वो इंडिया में 7 साल रहे एंड मेड हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस। उन्होंने बड़ी सारी एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल और जुडिशियल चेंजेस की। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस और फाइनेंशियल चेंजेस तो नहीं देखेंगे, हमारा पर्पस यहाँ पे जुडिशियल चेंजेस को देखना है। Before his arrival to India, the Pitt India Act 1784 was passed, by which the Governor General was empowered so much। जिसमें पीट इंडिया एक्ट आया था, इस एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल काउंसिल को, गवर्नर जनरल था और उसकी जो काउंसिल थी उसको बहुत ही एम्पावर्ड कर दिया था, बड़ी सारी पावर उनको दी थी। इन्हीं पावर का यूज़ उन्होंने किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस यूटिलाइज इन फुल दीज पावर्स एंड गिव अ न्यू लुक टू द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और एक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में जो चल रहा था उसमें एक नई लुक देने की कोशिश उन्होंने दी। ही ऑर्गेनाइज द एंटायर रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द 3 डिस्ट्रिक्ट फेज थ्रू द जुडिशियल प्लान। तो उन्होंने जितना भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था डिस्ट्रिक्ट में उसको 3 फेसेस में रिव्यू किया और उसको जो है वहाँ पे रिफॉर्म किया। तो उनके प्लान देख लेंगे और क्या क्या रिफॉर्म उन्होंने किए यहाँ पे देखेंगे। द प्लान ऑफ द ईयर 1787, द प्लान ऑफ ईयर 1719 एंड प्लान ऑफ द ईयर 1793। तो ये 3 प्लान जो है उन्होंने यहाँ पे बनाए जब वो 7 साल तक वो इंडिया में एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे। तो पहले उनका प्लान देखते हैं। प्लान ऑफ 1787 का, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस वॉज द फर्स्ट प्लान ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। बेसिकली दिस प्लान वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी मेजर्स। अंडर दिस प्लान लॉर्ड कॉर्नवालिस मेड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इसमें रिकॉग्नाइज किया गया और इस प्लान को जो है इकोनॉमिक मेजर की तरह अडॉप्ट किया गया। तो फर्स्ट प्लान में जो है इकोनॉमिक मेजर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी गई। मर्जर ऑफ द जुडिशियल एंड रेवेन्यू फंक्शन, ये सबसे पहला काम था जो कि उसका बाद में एक डिफेक्ट में निकला कि जुडिशियल फंक्शन को रेवेन्यू फंक्शन के साथ जो है मैच कर दिया। अब ये एक कलेक्टर था, ये कलेक्टर जो है सारे जुडिशियल फंक्शन भी देखता था, सिविल और क्रिमिनल केसेस भी देखता था, और साथ में वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट भी करता था, टैक्स इम्पोज भी करता था। द जुडिशियल एंड रेवेन्यू फंक्शन वर सेपरेटेड बाय द वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने इनको अलग कर दिया था 1781 में, लेकिन दीज फंक्शंस बोथ जुडिशियल रेवेन्यू वर मर्ज्ड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस अंडर दिस प्लान ऑफ 1787 के प्लान में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फिर से जुडिशियल और रेवेन्यू फंक्शन को जो है मर्ज वहाँ पे कर दिया। कंपनी अपॉइंटेड कलेक्टर की अपॉइंटमेंट की गई। ये इन ईच डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कलेक्टर होता था, वो डिस्चार्ज करता था वो सारे सिविल फंक्शन और सारे रेवेन्यू फंक्शन भी। एज अ कलेक्टर ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। डिस्ट्रिक्ट के सारे रेवेन्यू भी इकट्ठे करता था, और साथ में अगर आपने देखा क्योंकि मर्जर कर दिया ना, ही वॉज ऑल्सो टू एक्ट एज अ जज ऑफ द मुफसिल दीवानी अदालत फॉर डिसाइडिंग द सिविल केस एंड डिसाइड ऑल्सो द रेवेन्यू केस अराइजिंग आउट द हिज डिस्ट्रिक्ट इन रेवेन्यू कॉल्ड द माल अदालत। इसके अलावा वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे जो है सिविल केसेस भी देखता था, उस कंडीशन में वो बन जाता था जज ऑफ मुफसिल दीवानी अदालत। और अगर रेवेन्यू से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उस कंडीशन में वो जज बन जाता था माल कोर्ट का। ही वॉज ऑल्सो एक्ट एज ए मैजिस्ट्रेट, उसको क्रिमिनल फंक्शन भी सारे दे दिए गए थे। वो डिस्ट्रिक्ट का जो है जज होता था और प्रोसिक्यूट कर सकता किसी ऑफेंडर को, तो उसको जो है निजामत अदालत को ट्रायल के लिए भी भेज सकता था, और पिटी केसेस वो क्रिमिनल केसेस वो खुद देख सकता था। इस तरीके से आपने देखा कि वो हर तरीके का जो वहाँ पे रेवेन्यू से रिलेटेड काम, सिविल से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट, इससे रेवेन्यू से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट और
क्राइम से रिलेटेड जो भी केस बनते थे उन सभी को वहाँ पे वो सुन रहा था। अब सेकंड आपके पास यहाँ पे प्रोविज़न फॉर अपील, अब यहाँ पे अपील का भी प्रोविज़न किया गया। सम चेंजेस आर ऑल्सो मेड फॉर द अपील इन द प्लान, दिस चेंजेस वर ऑफ टू काइंड, appeal from the decision of the Mal Adalat by the Board of Revenue at Calcutta and the further appeal from the Board of Revenue could be preferred to the Governor General in Council। तो माल अदालत अभी आपने पढ़ा जो कि रेवेन्यू अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है उससे रिलेटेड थी, तो इसके अगेंस्ट अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में की जा सकती थी जो कि कलकत्ता में था, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ एट कलकत्ता के डिसीजन के अगेंस्ट अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप कहाँ पे करेंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को करेंगे। तो सबसे बड़ी जहाँ पे रेवेन्यू से रिलेटेड कोड थी। In the civil cases, an appeal from the मुफसिल दीवानी अदालत could be preferred to the सदर दीवानी अदालत। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे सदर दीवानी अदालत मुफसिल दीवानी अदालत, क्योंकि मुफसिल दीवानी अदालत ये खुद ही देख रहा था, इसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील, कलेक्टर के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कहाँ पे जा सकती थी, यहाँ पे देख लीजिए, अब वो सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी। तो इफ़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट एक्सीड 1000 रुपीज़, 1000 रुपये से ऊपर की वैल्यू का अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो जो है वो सुन सकता था, और अगर 5000 से वैल्यू से ऊपर का कोई डिस्प्यूट है तो उस कंडीशन में किंग इन काउंसिल को अपील जो है वहाँ पे की जा सकती थी। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार भी की, अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार टू असिस्ट द कलेक्टर को असिस्ट करने के लिए, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर की अपॉइंटमेंट की, और कलेक्टर को असिस्ट करने के लिए वहाँ पे एक रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट भी कर दी सिविल मैटर में। A registrar was appointed in each district. The registrar was empowered to decide civil cases up to value of the 200 और 2200 रुपीज़ तक के जितने भी सिविल मैटर थे वो तो कलेक्टर के पास पहुंचते नहीं थे, क्योंकि वो जो है ये रजिस्ट्रार ही सुलझा देता था। अदरवाइज़ ये अगर मामला इससे ऊपर है तो ये कलेक्टर को असिस्ट करता था। बट द डिक्री पास्ड बाय हिम, अगर लेकिन 200 रुपये तक के भी मामले जिनका वो डिस्पोजल करता था उसकी जो डिक्री तभी फाइनल होती थी जब कलेक्टर के काउंटर साइन जो है उस पर हो जाए, जो कि मुफसिल दीवानी अदालत का जज था और एरिया का कलेक्टर भी था, ये आपने पहले ही पढ़ लिया। सदर दीवानी अदालत में इस ऐसे मैटर में गवर्नर जनरल की मेंबर काउंसिल में वहाँ पे कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं करेगी। अब इसके मेरिट डिमेरिट देख लीजिए, इस प्लान के मेरिट डिमेरिट देख लें आप। 1787 के अंदर जो प्लान जहाँ पे बनाया उस पर रेवेन्यू फोकस ज़्यादा किया गया। आपने देखा रेवेन्यू को ज़्यादा फोकस किया गया कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, कौन उस रेवेन्यू को देखेगा। और एक यहाँ पे जुडिशियल रेवेन्यू फंक्शन को इकट्ठा भी यहाँ पे कर दिया। तो ये सबसे बड़ा जहाँ पे एक जो है सेटबैक था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ द कलेक्टर रिजल्टिंग एट द आर्बिट्री कॉजिंग डिस्ट्रेस अमंग द पीपल। कलेक्टर को सारी पावर दे दी, सिविल पावर भी दे दी, क्रिमिनल पावर भी दे दी, रेवेन्यू की पावर भी दे दी, सारी पावर जो उसको देने से जो है उस पर जो है लोगों का विश्वास उठने लगा। अब कलेक्टर जो था ना सिविल और क्रिमिनल काम कम देखता था और रेवेन्यू में ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि वहाँ पे उसका भी कुछ बन जाता था, और कलेक्टर को कोई भी इंटरेस्ट जो है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहा था। तो ये सारी जो वीकनेस जो है इस फर्स्ट प्लान में निकली। अब प्लान ऑफ 1790 का देखेंगे। इस प्लान के अंडर जो है कॉर्नवालिस ने जो है यहाँ पे क्रिमिनल जो जस्टिस से रिलेटेड बड़े सारे रिफॉर्म किए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्लान के अंडर जो है क्रिमिनल जस्टिस को ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग जो थी एज ए नो रिफॉर्मेटिव स्टेप वॉज टेकन बाय द वॉरेन हेस्टिंग इन द क्रिमिनल जस्टिस में वॉरेन हेस्टिंग ने बड़ा कम काम किया था। इसीलिए जो है कॉर्नवालिस ने 1790 के अपने सेकंड प्लान में जो है क्रिमिनल जस्टिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पे दी। लॉर्ड कॉर्नवालिस हिमसेल्फ ऑब्जर्व्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज ऑप्रेसिव, अनजस्ट एंड बियॉन्ड द मीजर करप्ट। उसने खुद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे बोला कि इंडिया में जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस है ना ये ऑप्रेसिव है, दबाव डालने वाला है, अनजस्ट है, कोई कानून वहाँ पे नहीं है, और करप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग आपने नंद कुमार का केस देखा होगा, वैसा वहाँ पे क्या हुआ आपने देखा। द लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल जस्टिस वॉज ऑल्सो अनसर्टेन एंड एडिक्यूट टू ब्रिंग द कल्प्रिट टू बुक्स। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन था उससे किसी कल्प्रिट को सज़ा जो है इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, और लॉ भी सारे अनसर्टन थे, एनएडिक्यूट थे। और इन्हीं डिफेक्ट को दूर करने के लिए 1719 का जो है रिफॉर्म क्रिमिनल रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्रिमिनल रिफॉर्म यहाँ पे की गई। क्या क्या रिफॉर्म किए गए अब आप देख लेते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सदर निजामत अदालत। तो सदर निजामत अदालत वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्लान 1790। द नवाब नाजिम was divested to all the powers of criminal adjudication and all the powers were delegated to the governor general and member of the council। तो अब सदर निजामत अदालत को यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्टेड किया गया और क्रिमिनल पावर सारी जो है गवर्नर जनरल एंड मेंबर एंड काउंसिल को दे दी गई।
और जो नवाब नाजिम होता था, जो कि सदर निजामत अदालत का जो जज होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बेसिस पे अब जो है गवर्नर जनरल एंड द मेंबर ऑफ द काउंसिल यहाँ पे क्रिमिनल केसेस को सुनने लगे। Thus, this was an automatic change in the constitution of Southern Nizamat Adalat and become the Governor General and member of the council। तो सदर निजामत अदालत यहाँ पे ख़त्म हो गई अब, जो कि क्रिमिनल केसेस को सुनती थी पहले। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल की काउंसिल और उसके मेंबर जो थे वो क्रिमिनल केसेस को सुनते थे, और उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे नवाब नाजिम अब नहीं था। अब यहाँ पे काजी मुफ्ती वर असिस्टिंग द फॉर, और काजी मुफ्ती वहाँ पे उनको जो है असिस्ट करते। वो क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर भी इंडिया में था, मुग़ल रूल जा जाते थे, हिंदुओं पे भी कई बार मुस्लिम लॉ अप्लाई किए जाते थे। ट्रांसफरिंग ऑफ सीट ऑफ सदर निजामत अदालत, अब जो सीट थी ना इसको भी चाहिए। सदर निजामत अदालत पहले कहाँ पे? मुर्शिदाबाद में बैठती थी, बांग्लादेश में जो है आजकल। अब ये सदर निजामत अदालत जो है ये ट्रांसफ़र कर दी गई मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता, कलकत्ता में अभी आ गई, ताकि जस्टिस जो है जल्दी हो सके। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, ये एक जो है यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट था कि कॉर्नवालिस ने जो है लॉ का जो बेस रखा वो मुस्लिम लॉ रखा। इंडियंस के लिए लॉ बेस जो था वो मुस्लिम लॉ था। ऑल्दो द मुस्लिम जस्टिस वर रिमूव्ड बट द जुडिशियल डिसीजन वर बीइंग मेड अंडर द मोहम्मदन लॉ ऑफ क्राइम। तो मोहम्मदन लॉ ऑफ क्राइम के अकॉर्डिंग जो है इंडिया में क्रिमिनल लॉ जो है अप्लाई किए गए। हालांकि मुस्लिम जस्टिस जैसे निजामत अदालत में जो नवाब नाजिम था सदर निजाम अदालत में, उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो लॉ का जो बेस था क्रिमिनल मैटर में वो मोहम्मदन लॉ ऑफ क्राइम ही था। नेक्स्ट था आपके पास पार्टीशन ऑफ द प्रोविंस इन डिवीज़न। अब जितने भी प्रोविंस आपके पास थे ना जिनको सदर बोला जाता है, उनको अब डिवीज़न में कन्वर्ट कर दिया गया। अब आज में भी इंडिया में डिवीज़न होते हैं, हर एक स्टेट में बड़े सारे डिवीज़न होते हैं। द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वॉज पार्टीशन इन 4 डिवीज़न। अब ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये प्रोविंस थे, इनको अब 4 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया, कलकत्ता में, पटना में, ढाका में और मुर्शिदाबाद में। एंड सो मैनी डिस्ट्रिक्ट्स वर इंक्लूडेड इन 1 डिवीज़न, और एक डिवीज़न के अंदर बड़ी सारी डिस्ट्रिक्ट जोड़ी गई। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा को कलकत्ता डिवीज़न, पटना डिवीज़न, ढाका डिवीज़न, मुर्शिदाबाद डिवीज़न के अंडर जो है वहाँ पे इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ सर्किट, कोर्ट ऑफ सर्किट को यहाँ पे बनाया। मुफसिल निजामत अदालत वर इस्टेब्लिश इन द मुफसिल रीन बाय द वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने तो आपको पता है मुफसिल निजामत अदालत बनाई थी। अंडर दिस प्लान दीज अदालत वर एब्लिश्ड एंड 4 सर्किट कोर्ट। अब ये सारी कोर्ट्स यहाँ पे मुफसिल निजामत अदालत जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके पास क्रिमिनल कोर्ट्स थी, उसके ऊपर सदर दीवानी अदालत थी। सदर दीवानी को अदालतों को ख़त्म करके आप गवर्नर जनरल काउंसिल ले आए, ये तो आपने देख ही लिया। तो जो इनके नीचे जो मुफसिल निजामत अदालत थी, इनको भी अब चेंज करके इनको बना दिया कोर्ट ऑफ सर्किट। द कोर्ट ऑफ सर्किट वाज मोबाइल कोर्ट, ये मोबाइल कोर्ट होती थी। अब जैसे आप जिसको हम सेशन कोर्ट बोलते हैं आज के टाइम पे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंग्लिश जजेस हु वर टू बी कन्वेंटेड सर्वेंट ऑफ द कंपनी। इसमें जो जज होते थे ये कंपनी के जज होते थे, इंग्लिश होते थे 2। दे वर टू बी असिस्टेड बाय द मुस्लिम लॉ ऑफिसर, और उनको असिस्ट करने के लिए मुस्लिम लॉ ऑफिसर होते थे, नेमली काजी मुफ्ती होते थे। दे वर यूज टू गो टू रेजिडेंस ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड ट्राइड द केस प्लेस बिफोर। वहाँ पे जाते थे, सर्किट में जाते थे अपने अपने, और वहाँ पे केस को वहाँ पे फाइनलाइज करते थे। और ये सबसे बड़ी सज़ा जो है कैपिटल पनिशमेंट जो है दे सकते थे, उम्र कैद की सज़ा ये दे सकते थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट वॉज इस्टेब्लिश इन द डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट में भी एक मजिस्ट्रेट वहाँ पे लाया गया। द कलेक्टर ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट वॉज टू एक्ट एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो उस डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर था उसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है बोला जाने लगा, क्योंकि वही क्रिमिनल केसेस सारे देखने लगा। टू अप्रीहेंड द ऑफेंडर इम्प्रिजन रिलीज ऑन, उनको वो जो है इम्प्रिजमेंट, किसी भी ऑफेंडर को जेल में डाल सकता, उसको बेल पे रिहा कर सकता था। टू प्लेस सच मैटर बिफोर द कोर्ट ऑफ सर्किट विच आर नॉट अंडर जुरिस्डिक्शन, ऐसे सारे केसेस जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं वो कोर्ट ऑफ सर्किट को दे। इसके ऊपर वाली कोर्ट कौन थी? कोर्ट ऑफ सर्किट थी। टू फाइनलाइज पिटी केस हिमसेल्फ विच वर पनिशेबल अप टू द 15 स्ट्रोक्स ऑफ द इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग द 15 डेज। तो फाइनल केसेस पैनलाइज वो 15 कोड़ों की सज़ा तक वो वहाँ पे दे सकता था, और इम्प्रिजमेंट 15 दिन की वो दे सकता था। टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर एंड डिसीजंस पास बाय द कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट, अगर कोई उसका डिसीजन ऑर्डर नहीं माना जा रहा है तो उसकी एग्जीक्यूशन वो कोर्ट ऑफ सर्किट के थ्रू करते, क्योंकि उसकी बड़ी कोर्ट वो थी। टू सेंड अ मंथली रिपोर्ट टू द सदर निजामत अदालत, और अपनी सारी रिपोर्ट्स
जो थी वो सदर निजामत अदालत को दी जाती थी। सदर निजामत अदालत कौन थी? अब गवर्नर जनरल की काउंसिल को अपने सारे ऑर्डर, सारे डिसीजन जो उन्होंने दिए हैं उन पे वो करते थे, और एक्ट एज जस्टिस ऑफ पीस का काम जो है वो करते थे। अब पार्डन है, यहाँ पे पार्डन देख लीजिए। द प्रोविजन फॉर द पार्डन वॉज ऑल्सो मेड दिस प्लान। द सदर निजामत अदालत वॉज एम्पावर्ड टू रिकमेंड द केस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द मर्सी। सदर निजामत अदालत जो थी अब जो है गवर्नर जनरल काउंसिल को जो है पार्डन के लिए रिकमेंडेशन वहाँ पे कर सकती थी। तो इवैल्यूएशन देख ले तो 1790 का जो प्लान था बेसिकली फोकस था आपके क्रिमिनल जस्टिस पे इंडिया में। अब प्लान आ जाइए 1793 का। 1793 के प्लान के अंदर क्या हुआ? द मेन पर्पज ऑफ द प्लान 1793 टू रिमूव द डिफेक्ट एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस विच हैड सफर्ड अ मेजर सेटबैक ड्यू टू द कवर ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सिंगल अथॉरिटी टू कलेक्टर। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट फेज में देखा कि कलेक्टर को ही सारी पावर दी थी। कलेक्टर एक रेवेन्यू का काम भी देखता था, सिविल मैटर को भी सुनता था, और सेम टाइम पे वो मैजिस्ट्रेट भी होता था, क्रिमिनल केसेस को सुनता था। तो जो थर्ड प्लान जो आया ना, थर्ड प्लान का फोकस क्या था? जो कि सेटबैक, जो डिफेक्ट जो थे कलेक्टर के कारण हुए थे, उनको पावर दे, उनको जो है यहाँ पे कम करने की कोशिश की गई। अब यहाँ पे सबसे पहले काम क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ सिविल एंड रेवेन्यू जुरिसडिक्शन। अब सिविल और रेवेन्यू जुरिसडिक्शन को अलग कर दिया। फर्स्ट फेज में आपने देखा था कि कलेक्टर सारे काम कर रहा था, रेवेन्यू के काम कलेक्टर कर रहा था और सिविल के काम भी कलेक्टर कर रहा था। अब सिविल कोर्ट को और रेवेन्यू जुरिसडिक्शन को अलग कर दिया गया। अप टू नाउ द रेवेन्यू एंड जुडिशियल जुरिसडिक्शन वर executed by the person that is called collector. Under the judicial plan 1793, the judicial and revenue function were again separated. Now collector were only to collect the, अब collector जो है सिर्फ रेंट को कलेक्ट करेगा, क्योंकि उसका ध्यान ज़्यादा पर कहाँ पे होता था? वो सिर्फ रेवेन्यू को कलेक्ट में करने में लग रहा था, वहाँ पे उसका भी बड़ा कुछ पैसा बन जाता था। वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान ही नहीं देता था, और उसकी पावर डिसाइड कर दी वहाँ पे। और सिविल केसेस जो है ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब ये कौन सुनेगा? मुफसिल दीवानी अदालत जो होगी वो सारे जो है सिविल केसेस को वहाँ पे सुनेगी। इस तरीके से सिविल कोर्ट को रेवेन्यू जुरिसडिक्शन से अलग कर दिया गया। टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीवानी अदालत, तो ये भी आपने अभी पढ़ा, दीवानी अदालत को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। और इन टोटल दीवानी अदालत वर इस्टेब्लिश इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, आउट ऑफ विच वर 3 पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका। और बड़ी सारी जो है यहाँ पे दीवानी अदालत बनाई गई। रेवेन्यू का काम कलेक्टर को दे दिया गया, और दीवानी अदालत जो है यहाँ पे बड़ी सारी बनाई गई। और ये थी 26, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के बाहर पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका, और इसके अलावा सारी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक दीवानी अदालत बनाई गई। इन सिविल सर्वेंट द कंपनी वाज अपॉइंटेड अ जज ऑफ अदालत इन प्लेस ऑफ कलेक्टर। अब यहाँ पे कलेक्टर के स्थान पे एक जज की अपॉइंटमेंट की गई, क्योंकि जज को तो अब सिविल सारे रेवेन्यू के काम ही दिए गए। फॉर द असिस्टेंस अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदू लॉ ऑफिसर, अब यहाँ पे एक हिंदू लॉ ऑफिसर की अपॉइंटमेंट भी की गई। जब हिंदुओं से रिलेटेड मामले होंगे तो उसमें जो है हिंदू लॉ ऑफिसर जो है रेवेन्यू सिविल मैटर में जो है उसको असिस्ट वहाँ पे करेगा। तीसरा यहाँ पे क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील। अब यहाँ पे एक प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील भी बनाएगी। वो सारे जो है सदर निजामत अदालत है, सदर जो है आपके पास मुफसिल दीवानी अदालत जो है, इन सभी की जो है अपील यहाँ पे सुनेगी। अ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील वाज क्रिएटेड इन ईच ऑफ द 4 डिवीजन। 4 डिवीजन में ये बनाएगी। कहाँ पे थी? नेमली पटना, कलकत्ता, ढाका और मुर्शिदाबाद। अंडर दिस प्लान द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 जज, इसमें 3 जज होते थे ऑफ द कंपनी, एंड इट वाज द अपीलेट कोर्ट ऑफ द डिवीजन। और जितनी भी डिवीजन थी ना यहाँ पे, कौन थे डिवीजन यहाँ पे? अभी आपने यहाँ पे पढ़ा, सॉरी 26 डिवीज़न यहाँ पे बनाई गई थी दीवानी अदालत। ये सभी डिवीज़न के अगेंस्ट को अपील को सुनती थी, और ये 4 बनाई गई थी कोर्ट ऑफ अपील, इनको जो बोला जाता है। कौन थी यहाँ पे? पटना, कलकत्ता, ढाका और मुर्शिदाबाद में। देवर असिस्टेड बाय द काजी, मुफ्ती, मौलवीज एंड पंडित, और इनको असिस्ट करने के लिए काजी, मुफ्ती, मौलवीज और पंडित होते थे। रजिस्ट्रार वर ऑल्सो, रजिस्ट्रार भी होता था जो उनको यहाँ पे हेल्प करता था। ये जो है सिविल केसेस अप टू 1000 जो है यहाँ पे उनको फाइनल कर देते थे। एंड इफ़ द वैल्यू एक्सीड देन द फर्दर अपील में भी सदर दीवानी अदालत, और अगर जो है इससे ऊपर का मामला है तो सदर दीवानी अदालत में मामला जो है चला जाता था। नेक्स्ट आपके पास जुडिशियल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इम्पॉर्टेंट स्टेप वॉज टेकन अंडर द प्लान टू ब्रिंग द एग्जीक्यूटिव एक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी के को जो है कंट्रोल दिया गया एग्जीक्यूटिव का। अगर एग्जीक्यूटिव कलेक्टर जो है, गवर्नर काउंसिल जो है, अगर कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बनाती है जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, तो उसको जुडिशरी चेक कर सकती थी। द कलेक्टर एंड द अदर ऑफिसर ऑफ द एग्जीक्यूटिव वर मेड रिस्पॉन्सिबल बिफोर द दीवानी अदालत। तो जितने भी कलेक्टर थे
जितने भी अदर ऑफिसर थे ये दीवानी अदालत के टूवर्ड रिस्पॉन्सिबल थे, और ये कोई भी अगेंस्ट द रेगुलेशन काम, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रेगुलेशन काम नहीं कर सकते थे। तो जुडिशरी पे एग्जीक्यूटिव पे जुडिशरी का कंट्रोल वहाँ पे किया गया। कॉम्पिटेंसी ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग मोड नो सूट कैन बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द ब्रिटिश सब्जेक्ट इन एनी कोर्ट। अभी तक रूल क्या था कि किसी भी ब्रिटिश सब्जेक्ट के अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल नहीं किया जा सकता, बट द प्रोविजन वाज मेड दैट नो यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट कुड बी अलाउड टू रिसाइड बियॉन्ड द 10 माइल्स रेडियस फ्रॉम द कलकत्ता। अब प्रोविजन यहाँ पे क्या किया गया कि अब कोई भी यूरोपियन जो होगा और जो कोई भी ब्रिटिश होगा वो कलकत्ता के 10 माइल्स के रेडिएशन के बाहर नहीं रहेगा, ठीक है जी, क्योंकि ताकि उस पर जो है सदर दीवानी अदालत और गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो है केस फाइल जो है वहाँ पे किया जा सके। सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये जितने भी ऑफिशियल थे इनके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते थे। अंडर द जुडिशियल प्लान 1793 अब आप पीपल जो हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकते थे इन द दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के केसेस में, सिविल केसेस में वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केस फाइल जो कर सकते थे। सदर दीवानी अदालत, नो चेंजेस हैव बीन मेड इन द सदर दीवानी अदालत जुडिशियल प्लान ऑफ द 1793। कोर्ट ऑफ नेटिव कमिश्नर्स, अंडर जुडिशियल प्लान 1793 द कोर्ट ऑफ नेटिव कमिश्नर वर इस्टेब्लिश। दीज कोर्ट्स वर 3 काइंड। ये नेटिव कोर्ट्स भी यहाँ पे बनाए गए, छोटी कोर्ट्स ये यहाँ पे बनाई गई, जिसको आमीन, सालीज एंड मुंसिफ कोर्ट बोला जाता था। मुंसिफ कोर्ट तो आज भी है इंडिया में, जिसको हम जूनियर डिवीज़न, फर्स्ट जूनियर डिवीज़न, सिविल कोर्ट्स जूनियर डिवीज़न जिसको हम बोलते हैं। और ये 50 रुपये तक के मामले पे डिसीजन जो है ये छोटी कोर्ट होती थी, नेटिव कमीशन को बोला जाता है। रजिस्ट्रार कोर्ट, रजिस्ट्रार अपॉइंटेड ईच डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी ना 26 थी, सभी में एक रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट की। हु वॉज आउट टू बी द कन्वेंटेड इंग्लिश सर्वेंट, जो कि इंग्लिश सर्वेंट होता था, एंड ही वॉज ऑथराइज टू फाइनलाइज द केस अप टू 2000, और वो 200 रुपये तक के मामले को खुद ही निपटा सकता था। ये आपने पहले भी देखा। और अगर इससे ऊपर का मामला है तो मुफस्सिल दीवानी अदालत से उस फैसले को जो है लेकिन जो डिसीजन तो जो था रजिस्ट्रार का 200 रुपये तक का, उसको जो है रिवीजन कराना पड़ता था मुफस्सिल दीवानी अदालत में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, तो क्रिमिनल जस्टिस में भी कुछ चेंजेस की गई। तो कलेक्टर वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर की सारी जो है आपने देखा कि मैजिस्ट्रियल पावर खत्म कर दी। मैजिस्ट्रियल पावर टू द कलेक्टर वाज ट्रांसफर टू द जज ऑफ मुफस्सिल दीवानी अदालत को वो सारी पावर दे दी गई, ये भी आपने देखा। सर्किट कोर्ट व मर्ज इन द प्रोविंशियल कोर्ट, अब ये सर्किट कोर्ट जो था इनको जो प्रोविंशियल कोर्ट में जो है यहाँ पे बना दिया गया। मेकिंग ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, लॉ एंड रेगुलेशन कौन बना सकता था, इसके रिगार्डिंग जो बात यहाँ पे की गई। तो लॉ एंड रेगुलेशन जो भी बनाए जाएंगे उनको गवर्नमेंट जो है पब्लिश करेगी, और वॉज मेड कंपल्सरी सो दैट एडवोकेट जजेस एंड पीपल मे नोट, ताकि सारे एडवोकेट, सारे जज जो है उस लॉ को पहचान जाए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। अरेंजमेंट वर मेड टू द ट्रांसलेट दैम इन रीजनल लैंग्वेज, और ये भी अरेंजमेंट की जो भी लॉ रूल एंड रेगुलेशन जो है गवर्नर जनरल काउंसिल या गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो लोकल लैंग्वेज में भी पब्लिश हो ताकि आम लोग भी उनको समझ सकें। इट वॉज नेसेसरी टू गिव प्रेम्बल टू द रेगुलेशन स्टेटिंग द रीजन एंड ऑब्जेक्टिव था, कोई भी लॉ या रेगुलेशन या कोई रूल बनाया जाएगा उसका प्रेम्बल वहाँ पे देना जरूरी होगा। और प्रेम्बल से आपको पता है क्या क्लियर होता है, उससे जो आपको उस लॉ का, उस इनेक्टमेंट का जो है रीजन समझ में आता है, ऑब्जेक्ट समझ में आता है, ये क्यों बनाया गया है। एबोलिशन ऑफ कोर्ट फीस, कोर्ट फीस को खत्म यहाँ पे कर दिया गया ताकि गरीब जो है वो भी जस्टिस यहाँ पे ले सके। अब इवैल्यूएशन देख लेते हैं इसकी। हाँ, यहाँ पे और अदर रिफॉर्म भी हैं, जैसे अदर इम्प्रूवमेंट वर ऑल्सो मेड अंडर द कॉर्नवालिस प्लान ऑफ 1793। पावर टू अपॉइंट द टर्मिनेट काजी, मुफ्ती एंड पंडित वर डेलीगेटेड नाउ टू द गवर्नर जनरल। जितने भी जो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए काजी, मुफ्ती और पंडित की जो अपॉइंटमेंट होती थी ना, इनको अपॉइंटमेंट करने के लिए और टर्मिनेट करने का जो प्रोसीजर था अब गवर्नर जनरल काउंसिल को दे दी। ये सारी पावर गवर्नर जनरल काउंसिल को दे दी गई। टू ज्वाइन लीगल प्रोफेशन बाय वकील दे वर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस, अगर कोई पर्सन वकील बनना चाहता है, लीगल प्रोफेशन एज ए वकील ज्वाइन करना चाहता है तो उसको वहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा। और एक अनवाइज पर्सन और एक ऑनेस्ट पर्सन जो है इस प्रोफेशन में आ सकता है। और वकील को ये भी राइट दिए गए कि वो फीस चार्ज कर सकता है जब वो किसी के बिहाफ में कोर्ट में जाए। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में एडवोकेट का और वकील का सिस्टम भी आया। इवैल्यूएशन देख लेते हैं साइड 1793 के प्लान का। कंप्लीट सेपरेशन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी गिवन स्टेप, अब यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी यहाँ पे हो गया। अब जुडिशरी अलग और एग्जीक्यूटिव अलग।
द एग्जीक्यूटिव वॉज सबऑर्डिनेट टू द जुडिशियल कंट्रोल, और जो एग्जीक्यूटिव थे, जो गवर्नमेंट थी ना, इस पर हमेशा जो है जुडिशियल कंट्रोल रहता था। जुडिशियल डिसीजन ऑफ द केसेस ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन रिमूव्ड द स्टेट अनसर्टेनिटी, जो जुडिशियल डिसीजन और जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए वो स्टेट में अनसर्टेनिटी को भी उसने कम किया। अब सर्टेनिटी, जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाएगा सभी को पता होगा ये रूल है और हमें मानना पड़ेगा। द कमेंसमेंट ऑफ द कोडिफिकेशन लॉ इंक्रीज ईजी अप्रोच, अब लॉ की रेगुलेशन की कोडिफिकेशन होने लगी। जब उसकी पब्लिकेशन की जानी तो हम बोल सकते हैं कोडिफिकेशन होने लगी, और इससे जो है लॉ में जो है ईजी अप्रोच होने लगी, सभी को लॉ का सभी को पता चलने लगा। द प्लान वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस, और ये सारा प्लान जो बनाया गया था ये चेक एंड बैलेंस का था कि अगर एग्जीक्यूटिव जो है अपनी पावर के बाहर जाती है तो जुडिशरी उसके उस एक्ट को चेक करेगी। द प्रोफेशन ऑफ लॉ वॉज रिकोगनाइज एंड फर्स्टली द लाइसेंस वॉज मेड इसेंशियल, अब इंडिया में जो है लीगल प्रोफेशन को भी स्टार्ट किया गया, रेगुलाइज किया गया, और उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा और लीगल प्रोफेशन को ज्वाइन आप कर सकते हैं। बड़े सारे क्रिटिक्स भी हैं इसके। द जुडिशियल सिस्टम गिवन बाय द कॉमनवेल्थ वाज कॉम्प्लिकेटेड, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, एक आम इंसान के समझ के बाहर था, जो आपने देखा इतना लंबा पढ़ा अभी आपने। द नंबर ऑफ केसेस कंटिन्यूड टू द इंक्रीज बिकॉज द ट्रायल ऑफ रेवेन्यू केसेस वर हैंडेड ओवर टू द दीवानी अदालत, केस बड़े ज़्यादा हो गए क्योंकि रेवेन्यू केसेस में जितने भी केस पेंडिंग थे वो सारे दीवानी अदालत को दे दिए। कोर्ट फीस जब ख़त्म कर दी गई तो फिर इससे लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अब सब किसी को डर नहीं था, कोर्ट फीस होती नहीं थी, हर कोई कोर्ट में चला जाता था। मैनी अपॉर्चुनिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर अपील, अपील की बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दे दी गई थी। द नंबर्स ऑफ कोर्ट वर लेसर इन कंपैरिजन टू द केसेस, अब केस के अकॉर्डिंग जो थे नंबर ऑफ कोर्ट्स कम थी। नॉन इंक्लूजन ऑफ इंडियन इन द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, अभी भी इंडियंस को जो है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है अलाउ नहीं किया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ असिस्ट कर सकते थे कोर्ट को। मर्जर ऑफ जुडिशियल एंड मैजिस्ट्रल फंक्शन एडवर्सली इफेक्टेड द दीवानी जुडिशियल अदालत, अब जुडिशियल और मैजिस्ट्रल फंक्शन को जब इकट्ठा किया गया तो दीवानी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे इसमें दिक्कत जो है होना स्टार्ट हो गई। तो ये है आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें आपने देखा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि आफ्टर द वॉर इन हेस्टिंग नेक्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल थे, और क्या क्या रिफॉर्म उन्होंने यहाँ पे किए। उन्होंने रेवेन्यू से रिलेटेड रिफॉर्म किए, और क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड और सिविल जुरिसडिक्शन से रिलेटेड बड़े सारे रिफॉर्म यहाँ पे किए। थैंक यू सो मच।